एग्जाम खत्म होने के बाद सारे टीचर और स्टूडेंट आज़ादी का जश्न मना रहे थे। मैंने अपनी स्कूल जूनियर लिन वान्यू को बहुत सारे पैसे दिए, लेकिन अब वो इन सब चीज़ों से थक चुकी थी। बस इतना ही। वो झुककर जमीन पर बिखरे हुए पैसे उठाने लगी, फिर धीमी और उदास आवाज में बोली, ठीक है। उस गर्मी की छुट्टियों के बाद लिन वान्यू ट्रेन पकड़कर शंघाई चली गई और मैं अपने इलाज के लिए विदेश चला गया। कई साल बीत गए। जब मैं वापस चीन लौटा तब तक मेरे सारे बाल झड़ चुके थे। मैं अस्पताल के बेड पर लेटा विक चुन रहा था। तभी अचानक वार्ड का दरवाजा खुला। सफेद बालों वाली लिन वान्यू अंदर आई। वो मुझे देखते ही कुछ पल के लिए रुक गई। उस वक्त मैं बेड पर लेटा हुआ था। मेरे फोन में एक लाइव स्ट्रीम चल रही थी जिसमें एंकर जी यांग कोई सामान बेच रहा था। मिस्टर जियांग, आप फिर से विक चुन रहे हैं? शोर से भरा वार्ड अचानक शांत हो गया। किसी ने बताया, डॉसी लिन, ये नए पेशेंट हैं। कंसेंट लेटर साइन हो चुका है। जैसे ही मैंने लिन वान्यू को देखा, मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। 10 सालों तक मैंने सोचा था कि अब मेरी जिंदगी में उससे कभी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन अब वही मेरी मुख्य डॉक्टर बन चुकी थी। और उस समय मैं ऑक्सीजन सिस्टम के इलाज के दौरान था। मैं घबराकर उठने की कोशिश करने लगा। जल्दी में मैंने टेढ़ा मास्क पहन लिया। मैं एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। हालांकि मैं उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि उसकी नज़र लगातार मुझ पर टिकी हुई थी। वो नज़र बर्फ की तरह ठंडी थी। उसमें जरा भी गर्माहट नहीं थी। वो बिल्कुल अलग थी उस लड़की से जो कभी मेरी बातों पर मुस्कुराकर जवाब दिया करती थी। मिस्टर जियांग, इस केस की प्रोफेसर डॉक्टर लिन वान्यू हैं। अब आगे का पूरा इलाज वही संभालेंगी। मैंने तुरंत नजरें फेर लीं, जल्दी से सिर हिलाया, लेकिन मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। पास खड़ा इंटर्न मेडिकल रिकॉर्ड खोलकर उसकी बीमारी की रिपोर्ट पढ़ने लगा। जियांग शियाओबाई, पुरुष, उम्र 28 साल। 10 साल पहले मेडिकल चेकअप में बीमारी का पता चला था। बस आगे बताने की जरूरत नहीं। क्या आप इस मरीज को जानती हैं? मेरा दिल अचानक तेज धड़कने लगा। मैं जल्दी से फोन में व्यस्त होने का नाटक करने लगा। मैंने महसूस किया कि लिन वान्यू की नज़र पुराने कॉटन वाले टोपी के बैग पर जाकर रुकी हुई थी। काफी देर बाद उसने शांत आवाज में कहा, मुझे बस ये केस थोड़ा खास लगा, इसलिए मैंने इसे पहले ही पढ़ लिया था। उधर फोन की स्क्रीन पेमेंट पेज पर पहुंच चुकी थी। काउंटडाउन खत्म होने वाला था, लेकिन मैं इतना खो चुका था कि पेमेंट कंफर्म करना ही भूल गया और इंटर्न बिना रुके इलाज का प्लान पढ़ता रहा। लिन वान्यू ने सब सुनने के बाद भी कोई खास भाव नहीं दिखाया। उसने बस शांत आवाज में कहा, फिलहाल इलाज जारी रखो, बाकी कल की रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे। इतना कहकर वो पास वाले बेड की तरफ चली गई। पूरा वार्ड राउंड करीब 15 मिनट तक चला, लेकिन जाते वक्त भी उसने एक बार मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने अपनी अकड़ी हुई गर्दन हिलाई, तब एहसास हुआ कि मेरी पीठ पसीने से पूरी भीग चुकी थी और जो विग मुझे पसंद आई थी, इस सब झंझट में वो भी कोई और खरीद चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे राहत भी थी। ऐसा लग रहा था कि लिन वान्यू सच में मुझे भूल चुकी है। जब मेरी और लिन वान्यू की पहली मुलाकात हुई थी तब हमारी बिल्कुल नहीं बनती थी। मैं एक अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का था, पढ़ाई में बेहद खराब और मनमर्जी करने वाला। क्लास टीचर ने मुझे सुधारने के लिए खास तौर पर लिन वान्यू को मेरा बेंच पार्टनर बनाया था। शुरुआत में वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करती थी। हर दिन बस सिर झुकाकर पढ़ाई करती रहती। वो पढ़ाई में तेज थी, स्वभाव अच्छा था और बेहद खूबसूरत भी। उसकी एक ही कमी थी, गरीबी, और मैं ठीक उसका उल्टा था। दिमाग कम चलता था, गुस्सा बहुत आता था, लेकिन मेरी इमोशनल समझ अच्छी थी। जब बाकी लड़के उसे फूल और लव लेटर देते थे तब मैंने उसे हाई स्कूल की मॉडल टेक्स्ट बुक्स गिफ्ट करनी शुरू की। उसके इस्तेमाल की लगभग सारी किताबें और पेपर मैंने ही खरीदे थे, सिर्फ एक सेमेस्टर में ही। मैंने उसे अपना बना लिया। जिस दिन मैंने घबराते हुए उसे पहली बार किस किया, उस दिन उसका जन्मदिन था। उसने शर्माते हुए नीचे देखा और पूछा, इसका मतलब क्या है? मैं हकलाते हुए बोला, ये इतना भी समझ नहीं आ रहा, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? लिन वान्यू के कान हल्के लाल हो गए। उसने धीरे से जवाब दिया, ठीक है। वो समय मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था। मैं पढ़ाई से सबसे ज्यादा नफरत करता था, लेकिन जैसे ही क्लास में जाता सीधे उसके पास जाकर बैठ जाता। सिर्फ 1 साल में मेरे नंबर लगभग 100 अंक बढ़ गए थे। अगर उस मेडिकल टेस्ट में बीमारी का पता ना चलता तो शायद हमें कभी दूर ना होना पड़ता। उल्टी की आवाज अचानक पूरे वार्ड में गूंज उठी। मैं टॉयलेट पकड़े बैठा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। पूरा शरीर कमजोर पड़ चुका था। मेरा दोस्त मेरी पीठ थपथपाते हुए बोला, अगर तू ऐसे ही उल्टियां करता रहा तो हालत खराब हो जाएगी। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। जरूरत नहीं, अब तो आदत हो चुकी है। जब मैं विदेश में अकेला था तब मैंने 30 बार कीमोथेरेपी झेली थी। 10 साल तक लड़ता रहा, लेकिन बीमारी फिर वापस आ गई। लेकिन मेरा दोस्त फिर भी नहीं माना। अब तुम्हारा इलाज लिन वान्यू संभाल रही है, मैं उसी को बुलाता हूँ। मैं तुरंत उसके पैरों से लिपट गया। भाई भगवान के लिए चुप बैठ जा। अभी तो अच्छी बात यह है कि उसने मुझे पहचाना नहीं। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। किसने कहा कि कीमोथेरेपी सैकड़ों बार की जा सकती है? मेरी पूरी बॉडी एक पल में जम गई। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मेरा दोस्त राहत की सांस लेते हुए बोला, लिन, शियाओबाई की हालत बहुत खराब है। कीमोथेरेपी के बाद इसके साइड इफेक्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं। उसके बाद लिन वान्यू और मेरे दोस्त ने क्या बात की, मुझे एक शब्द भी सुनाई नहीं दिया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, क्या उसने अभी मेरी सारी बातें सुन ली? शाम को नर्स मुझे इंजेक्शन लगाने आई। उसने कुछ दवाइयां और टेस्ट पेपर रखते हुए पूछा, क्या आप डॉन लिन को पहले से जानते हैं? मैं बेड पर लेटा हुआ धीरे से बोला, नहीं। नर्स ने हैरानी से कहा, अजीब बात है, लिन पहले कभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन इस बार वो खुद ऑफिस गए और खास तौर पर तुम्हारे लिए ये दवाइयां लिख कर लाए। मैंने आईने में खुद को देखा।
इलाज की तकलीफों ने मुझे पूरी तरह बदल दिया था। चेहरा पीला पड़ चुका था। मैं 10 साल पहले वाले अपने आप से बिल्कुल अलग दिखता था। मैंने खुद को समझाया, इतना बदलने के बाद शायद लिन वान्यू मुझे पहचान ही नहीं पाएगी। लेकिन फिर दिमाग में एक और ख्याल आया, अगर उसने मुझे पहचान लिया तो? उसकी याददाश्त हमेशा से बहुत तेज थी और शायद वो आज भी मुझसे नफरत करती हो। मेरी नज़र बेड के पास रखी मेडिकल फाइल पर गई। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जियांग शियाओबाई। मैंने खुद से कहा, वो मुझे कैसे नहीं पहचान सकती। मेरा दोस्त अचानक बोला, अड्डो, लिन सिर्फ 28 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गई। सच में कमाल है। नर्स मुस्कुराकर बोली, डॉ, लिन तो 26 साल की उम्र में ही डॉक्टरेट पूरी कर चुकी थी। उनका रिज्यूमे देखकर ज्यादातर लोग खुद को छोटा महसूस करते हैं। फिर नर्स ने मजाक में पूछा, क्या तुम रॉसलिन को पसंद करते हो? मेरा दोस्त तुरंत मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। नर्स हंसते हुए बोली, लेकिन उनका पहले से बॉयफ्रेंड है। सुना है वो डीन के बेटे हैं। दोनों शायद जल्द शादी भी कर लें। मेरे दोस्त के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। मैंने मेडिकल रिकॉर्ड को कसकर पकड़ लिया। अचानक ऊपर लिखी लाइनों में मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। नर्स के जाने के बाद मेरा दोस्त धीमी आवाज में बोला, सॉरी शियाओबाई। मैं हल्का सा हंस पड़ा। माफी किस बात की? मैं अब 28 साल का हूँ, 18 साल का नहीं। ऐसी लड़की जो किसी देवी जैसी हो, उसके मेरे लिए रुकने का सपना मुझे 10 साल पहले ही छोड़ देना चाहिए था। उस दिन के बाद मैंने लिन वान्यू को फिर नहीं देखा। हालांकि वो सामने नहीं आती थी, लेकिन उसके बारे में बातें हर जगह सुनाई देती थीं। कभी वो किसी मेडिकल रिसर्च में व्यस्त होती, तो कभी लैब में दिन रात काम करती। वो हफ्ते में सिर्फ एक बार मरीजों को देखने आती थी। मेरी हालत थोड़ी संभलने के बाद मुझे घर भेज दिया गया। अस्पताल से निकलते वक्त अचानक मेरे हाई स्कूल मॉनिटर का फोन आया, जियांग शियाओबाई, क्या तुम अभी भी शंघाई में हो? फोन के पीछे बहुत शोर था। लग रहा था जैसे कोई पार्टी चल रही हो। उसने नाराज होकर कहा, बीमार हो गए और अपने क्लासमेट्स को बताया तक नहीं? अगर मॉनिटर को पता नहीं चलता तो हमें आज तक कुछ पता ही नहीं चलता। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैं बस सबको परेशान नहीं करना चाहता था। वो तुरंत बोला, ये सब छोड़ो, अपना एड्रेस भेजो, कल हम सब तुमसे मिलने आएंगे। मैं मना नहीं कर पाया। आखिरकार मुझे उन्हें अपना पता बताना ही पड़ा। इन सालों में मेरे इलाज के लिए परिवार ने बहुत पैसा खर्च किया था। खुशकिस्मती से मेरे दोस्तों की मदद से मुझे शंघाई में एक सस्ता सा घर मिल गया। ग्राउंड फ्लोर पर छोटा सा आंगन भी था। अगर मेरी तबीयत ठीक रहती तो मैं वहाँ फूल पौधे लगाता और शायद एक छोटा सा कुत्ता भी पाल लेता। मेरे ज्यादातर स्कूल दोस्त अपने शहर में ही बस गए थे। बाकी लोग भी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, इसलिए इस बार सिर्फ 5-6 लोग ही मिलने आए। सब लोग बड़े बड़े बैग में सामान लेकर घर में घुस आए। किसी ने कहा, चलो आज हॉटपॉट बनाते हैं। दूसरा तुरंत बोला, इतनी गर्मी में हॉटपॉट, कुछ सब्जियां बना लेते हैं। मैंने सिर पर मोटी टोपी पहने हुए हंसकर कहा, कोई बात नहीं, ऐसी है ना। वैसे भी मेरा हॉटपॉट खाने का मन था। सब लोग शोर मचाते हुए किचन में घुस गए। कुछ ही देर में शांत घर फिर से हंसी और आवाजों से भर गया। तभी किसी ने अचानक कहा, अरे हमारे पास तो मेडिकल एक्सपर्ट भी है, लिन वान्यू से पूछ लेते हैं ना। मेरा दिल एकदम घबरा गया। मैं धीरे से बोला, मैं सच में उससे दोबारा कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। लेकिन तभी डोरबेल बज उठी। क्लास मॉनिटर ने एप्रन से हाथ पूंछे और दरवाजा खोलने चला गया। अगले ही पल बाहर से जोरदार शोर सुनाई दिया, लिन वान्यू, आखिर तुम आ ही गई। वाह प्रोफेसर मैडम, कितने साल बाद मिल रहे हैं। जल्दी अंदर आओ। जियांग शियाओबाई हॉटपॉट खाना चाहता है। तुम एक्सपर्ट हो, बताओ वो ये खा सकता है या नहीं। मैं वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। उस वक्त मैंने मास्क भी नहीं पहना था। मेरा चेहरा ऐसे जल रहा था जैसे धूप में खड़ा हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने सच में लिन वान्यू को बुला लिया होगा। लिन वान्यू ने शांत आवाज में कहा, अगर खाना है तो सिर्फ हल्का सूप वाला हॉटपॉट। बस इतना कहकर वो अंदर आ गई। उसने अपने साथ लाए फल किचन में रख दिए। क्लास मॉनिटर माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए बोला, अरे जो हुआ वो पुरानी बात है। इतने साल बाद मिले हो, अब दुश्मनी रखने का क्या फायदा। लिन वान्यू इतनी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेती। इतना कहकर उसने सब्जियों का बैग उसके हाथ में थमा दिया। फिर उसे धक्का देकर मेरे पास सोफे पर बैठा दिया। एक पल में पूरा लिविंग रूम शांत हो गया। अब वहां सिर्फ हम दोनों थे और कोने में चल रहे एसी की आवाज। मैं घबराकर उसकी तरफ देखने से बचने लगा। कमरे का माहौल बेहद अजीब हो चुका था। नहीं, सच कहूं तो सिर्फ मैं ही अजीब महसूस कर रहा था। मैंने बहुत देर तक सोचने के बाद हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, मुझे लगा तुमने मुझे पहचाना ही नहीं, इसलिए अस्पताल में भी मैंने तुमसे बात नहीं की। लिन वान्यू ने सिर झुकाए सब्जियां साफ करते हुए शांत आवाज में कहा, जरूरत क्या थी। वैसे भी हम इतने करीब नहीं थे कि बात करनी पड़े। उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, जैसे उसे मुझसे बात करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। मैंने चुपचाप सिर हिलाया और पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। पानी पी लो। जरूरत नहीं धन्यवाद। उसका रवैया बेहद ठंडा था। उसने बिना मेरी तरफ देखे मना कर दिया। अब मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैं बस चुपचाप वहीं बैठा रहा। मेरे दिमाग में बार बार यही चल रहा था, क्या अस्पताल में मैंने कोई बेवकूफ़ी कर दी थी। तभी क्लास मॉनिटर किचन से बाहर आया और बोला, अरे किचन में टिश्यू खत्म हो गए हैं। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ। ठीक है, मैं लाता हूँ। घर का फर्नीचर काफी पुराना था। जैसे ही मैंने दराज खींची, पूरा कैबिनेट हिल गया। ऊपर रखा फोटो फ्रेम भी डगमगाने लगा। जब तक मैं कुछ समझ पाता, वो सीधे मेरे सिर की तरफ गिरने लगा। मैंने घबराकर सिर ढक लिया, लेकिन अगले ही पल मेरे सामने अचानक अंधेरा छा गया। लिन वान्यू ने एक हाथ से फ्रेम पकड़ लिया था। पीछे से आती रोशनी की वजह से मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों
उसकी खामोशी मुझे डरा रही थी। मैंने धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसकी नज़र उस फोटो पर टिक गई। वो तस्वीर जो मैंने चोरी छिपे उसकी सोते वक्त खींची थी। पेड़ों की पत्तियों के बीच से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो बहुत गहरी नींद में सो रही थी। उस वक्त उसकी उंगलियां भी हल्की सी हिल रही थीं। उसे वो फोटो देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसी फ्रेम में घुसकर गायब हो जाऊं। जियांग श्याओबाई, समझाओगे? मैं कुछ पल चुप रहा। घबराहट में मैंने अपने बालों पर हाथ फेरा और गलती से विक का एक बाल निकल आया। लिन वानियों की ठंडी नजरों के सामने मैं जबरदस्ती हंसते हुए बोला, वो पुरानी फोटो है, बस याद के तौर पर रख ली थी। अच्छा, सच में? उसकी उंगलियां दूसरी फोटो पर जा रुकीं। वो फोटो मेरी और मेरे दोस्तों की थी। उसने धीमी लेकिन अजीब आवाज में पूछा, लगता है तुम लोगों के साथ काफी खुश रहते हो। कभी किसी और को भी पसंद किया? मेरा गला सूख गया। मैंने सिर झुकाकर धीरे से कहा, हाँ, कुछ रिश्ते हुए थे। लिन वानियों की आंखें उस पल बेहद ठंडी लग रही थीं, जैसे वो सीधे मेरे दिल को चीर देंगी। मैं मजबूरी में हंसता रहा, लेकिन उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। तभी क्लास मॉनिटर ने किचन का दरवाजा खोला। अरे तुम लोग इतने चुप क्यों हो? उसे शायद कमरे का माहौल अजीब लगा। वो तुरंत चुप हो गया। लिन वानियों ने बिना कुछ कहे फोटो फ्रेम वापस रखा, फिर टिश्यू से हाथ साफ किए और अपना बैग उठाने लगी। क्लास मॉनिटर घबरा गया। अरे लिन वानियों, कहाँ जा रही हो? उसने शांत आवाज में कहा। अस्पताल में कुछ काम है, मैं चलती हूँ। अरे नहीं, जियांग श्याओबाई का हॉटपॉट अभी शुरू भी नहीं हुआ। कम से कम खाना खाकर जाना। लिन वानियों दरवाजे पर रुक गई। फिर उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंतजार कर रही हो कि मैं उसे रोकूं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में हल्की सी निराश हंसी उभरी। मैं तो तुम्हारी जिंदगी में अब एक अनजान इंसान हूं, फिर यहाँ रुकने की क्या जरूरत है? दरवाजा बंद हुआ और वो चली गई। उसके जाते ही कमरे की हवा भारी सी लगने लगी, लेकिन कुछ ही देर बाद हॉटपॉट की खुशबू ने उस अजीब खामोशी को तोड़ दिया। क्लास मॉनिटर हंसते हुए बोला, भाई तू तो कमाल का इंसान निकला। वैसे आज भी उसका स्वभाव पहले जैसा ही है। क्लास मॉनिटर हंसते हुए मेरे कंधे पर हाथ मारकर बोला, दिल पर मत ले, मैं बाद में लिन वानियों से बात कर लूंगा। इतने सालों की दोस्ती है, मेरी थोड़ी इज्जत तो रखेगी। उसकी बात खत्म होते ही बाकी दोस्त भी मुझे समझाने लगे। जब हमने उसे फोन किया था तब वो बहुत बिजी थी, फिर भी आज यहाँ आई, इसका मतलब वो अभी भी तुम्हारी परवाह करती है। हाँ, अब इतना मत सोच, चल पहले हॉटपॉट खा। सच कहूं तो मुझे बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि लिन वानियों के लिए दिल में सिर्फ अपराध बोध था। मेरे हिसाब से मुझे उसकी जिंदगी में दोबारा नहीं आना चाहिए था। आखिर मेरी बीमारी की वजह से उसे फिर से परेशान होना पड़ रहा था। सब लोग हॉटपॉट तैयार करने में लगे हुए थे। क्लास मॉनिटर ने ग्रुप वीडियो कॉल भी चालू कर दी। हालांकि लोग ज्यादा नहीं थे, लेकिन माहौल बेहद जिंदा दिल हो चुका था। सब हंस रहे थे, पुरानी बातें कर रहे थे, अपने अपने सपनों की चर्चा कर रहे थे। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिर से कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम वाली रात में लौट आया हूँ। उस वक्त हर किसी की आंखों में सपने थे, सब अपने भविष्य की बातें कर रहे थे, और उसी समय मैं और लिन वानियों एक ही डेस्क पर बैठे थे। एग्जाम से 1 हफ्ते पहले की बात थी। वो क्लासरूम में वापस आई और देखा कि मैं मैप पर पेंसिल से कुछ बना रहा हूँ। उसने पूछा, क्या कर रहे हो? मैंने मुस्कुराकर मैप उठाया। तुम्हें पता नहीं, ये देखो, शंघाई। मैंने मैप पर एक गोला बनाया। ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी होगी। फिर दूसरा गोला बनाकर बोला, और ये मेरी। उसके बाद मैंने दोनों गोलों के बीच एक सीधी लाइन खींच दी। सीधी लाइन सबसे छोटा रास्ता होती है। अब से हमारे बीच बस इतनी दूरी होगी। लिन वानियों मेरी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई। तो तुम सच में शंघाई जाना चाहते हो? मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ। तुम खुश नहीं हो क्या? वो मेरे पास बैठ गई। धीरे धीरे सारे टेस्ट पेपर समेटकर डेस्क में रखे। फिर बहुत हल्की आवाज में बोली, खुश हूं, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। कुछ दिनों बाद मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स पूरी तरह खराब आ गईं। पेपर पर लाल निशान और चेतावनी वाले मार्क्स भरे हुए थे। डॉक्टर ने तुरंत मेरे माता पिता से कहा कि मुझे जल्दी शंघाई ले जाया जाए। उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मैं कॉलेज तक नहीं जा सकता था। उस दिन मैंने मजाक मजाक में लिन वानियों से पूछा, अगर एक दिन मैं बीमार पड़ गया और शंघाई नहीं जा पाया तो तुम क्या करोगी? उसके हाथ में पकड़ा पेन अचानक रुक गया। तुम बीमार हो? मैं तुरंत हंस पड़ा। अरे नहीं, ये तो इंटरनेट वाला सवाल है, तुम्हें बस गंभीरता से जवाब देना है। लिन वानियों कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, तो मैं मेडिकल स्कूल चली जाऊंगी ताकि तुम्हारा इलाज कर सकूं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल अजीब सा भारी हो गया। मैंने जल्दी से अपनी मैथ की कॉपी उसकी तरफ बढ़ाई। ठीक है, अब जल्दी से ये सवाल समझा दो, तुम्हें मैथ इतनी पसंद है? फिर मेडिकल क्यों? कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के आखिरी दिन दोपहर के वक्त अचानक मेरी नाक से खून बहने लगा। इतना खून निकला कि पूरा पेपर लाल हो गया। उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वही मेरी जिंदगी बदलने वाला पहला संकेत था।